दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तो छोटी सी थी, लेकिन अब ये कहानी एक पूरे ग्रंथ और उपन्यास का रूप लेती जा रही है। पैसे वाली दुनिया में चारों तरफ पैसे वालों का ही प्रचार छाया हुआ है, क्योंकि सारे प्रचार के माध्यम उन्हीं के हैं, सरकार उन्हीं की है, ज़माना उन्हीं का है, शिक्षा तंत्र उनका है, हर जगह उन्हीं का कंट्रोल है। वो हर समय टीवी, रेडियो, अखबार और विज्ञापनों के ज़रिए लोगों के सिर पर बजते रहते हैं और पहले से ही उनके पक्ष में एक तरफ़ा प्रचार हावी है। ऐसे माहौल में आम जनता और गरीब आदमी की तरफ से सही बात कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कहानी के पिछले पार्ट भी देखें और आने वाले पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। अब पेश है कहानी का पार्ट 6। जिन लोगों ने ये तर्क दिया कि पैसे वाली दुनिया में आदमी अपनी मेहनत से और दिमाग से अमीर बनता है, जो जितनी मेहनत करता है और दिमाग लगाता है वो उतना ही ज़्यादा पैसा पाता है, ऐसे लोगों को डॉक्टर रोहन ने अपने स्क्रीन पर दुनिया के उन करोड़ों मज़दूरों को दिखाया जो सुबह होते ही कारखानों और फैक्ट्रियों की ओर दौड़े जा रहे थे और दिन भर कड़ी मेहनत कर रहे थे और दुनिया के लिए एक से बढ़कर एक ज़रूरी और कीमती सामान बना रहे थे, लेकिन ये सब गरीब और परेशान थे। उसके बाद उन्होंने दुनिया के उन करोड़ों किसानों की तरफ स्क्रीन का फोकस किया जो सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करके जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ यानी भोजन का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन उनका जीवन भी दुख और गरीबी से भरा हुआ है। इसी तरह उन्होंने दुनिया के उन करोड़ों लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाया जो दफ्तरों में काम कर रहे थे, उन लाखों करोड़ों ठेले खोमचे वाले, रेढ़ी पटरी वाले, दुकानों और बाज़ारों में काम करने वाले और रिक्शा चलाने वाले जैसे करोड़ों लोगों को दिखाया जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन गरीबी, चिंताओं और समस्याओं के कारण उनका जीवन बदतर बना हुआ था। इसके बाद वैज्ञानिक रोहन ने बताया कि अगर मेहनत से अमीर बना जा सकता है तो हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले मज़दूर और किसान सबसे ज़्यादा अमीर होने चाहिए थे और उनके साथ साथ अन्य तमाम दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले अमीर और खुशहाल होने चाहिए थे, लेकिन आज मेहनत करने वालों का ही सबसे बुरा हाल है। फिर उन्होंने धरती के उन हिस्सों पर कैमरा घुमाकर दिखाया जहां एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे दिमाग वाले करोड़ों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। 10 नौकरियों की भर्ती निकलने पर 10,000 आदमी नौकरी के लिए फार्म भर रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि लोग काम भी करना चाहते हैं और उसके लिए पात्र भी हैं, यानी इनके पास दिमाग और योग्यता की कोई कमी नहीं है, फिर भी पैसे के मोहताज हैं। एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरना पड़ रहा है। वैज्ञानिक रोहन सवाल करते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगारों ने बहुत पैसा खर्च करके उन्हीं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल किया है और बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, जहां से पढ़ने वालों को बहुत दिमागी माना जाता है और इन संस्थाओं से ज्ञान अर्जित ना करने वाले को अनपढ़ और गंवार कहा जाता है। उन्होंने कहा ये सब पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग भी अरबपति होने चाहिए थे, लेकिन ये तो बेरोजगारी और मुफलिसी की मार झेल रहे हैं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक रोहन ने अपनी स्क्रीन पर उन लाखों इंजीनियरों, वकीलों, लेखकों, विद्वानों और विशेषज्ञों और ईमानदार और सूझबूझ वाले लोगों को दिखाया जो पैसे वालों के लिए काम नहीं कर रहे थे, इसलिए गरीबी और बदहाली में जीवन जी रहे थे। वैज्ञानिक रोहन ने कहा अगर दिमाग से पैसा कमाया जा सकता है तो एक से एक बड़े बड़े विद्वान, विशेषज्ञ और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूमने वाले भी अरबपति होने चाहिए थे। वैज्ञानिक, दार्शनिक, वकील, पत्रकार, लेखक जिन्हें आप बुद्धिजीवी मानते हैं, ये सब अरबपति होने चाहिए थे। क्या इनके पास दिमाग नहीं है? वैज्ञानिक रोहन ने कहा हमने इस उदाहरण में देखा कि एक तरफ रोज़ाना कड़ी मेहनत करने वाले भी गरीब और परेशान हैं और दूसरी तरफ तमाम पढ़े लिखे करोड़ों दिमाग वाले लोग भी परेशान हैं। इसलिए ये बात अपने आप झूठी साबित हो जाती है कि आदमी अपनी मेहनत से या दिमाग से अमीर बनता है।
फिर वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि आदमी ना दिमाग से अमीर बन सकता है और ना ही मेहनत से, बल्कि पैसे वाली दुनिया में अमीर बनने के लिए तमाम दंड फंद, ठगी और धोखाधड़ी करनी पड़ती है और दूसरों को लूट कर, दूसरों का हक मार के और लोगों को गरीब करके ही अमीर बना जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा, लेकिन अमीर आदमी पैसा लगाता है, मालिक नहीं होगा तो पैसा कौन लगाएगा? पैसे वाला तो लोगों को रोजगार देता है। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि ये बात पैसे वालों का दुष्प्रचार है और आप लोगों की गलतफहमी है। मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी स्क्रीन का कैमरा मूव करके एक बड़े बिजनेसमैन को दिखाया, जिसने बैंक और LIC में रखे हुए जनता के पैसों से एक फैक्ट्री खोली और उस फैक्ट्री में जनता के ही हज़ारों लाखों लोगों से मजदूरी कराई और उसके बाद फैक्ट्री में जो माल तैयार हुआ उसे भी महंगे दामों पर जनता को बेच दिया। उन्होंने कहा, हमने इस उदाहरण में देखा कि पैसा भी जनता का, मेहनत भी जनता की और ख़रीदार भी जनता है। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन अरबों रुपए का मुनाफा ले गया और सरकार करोड़ों रुपए का टैक्स ले गई, लेकिन आम जनता गरीबी और बदहाली में ही पड़ी रह गई। वैज्ञानिक रोहन अपनी बात को साबित करने के लिए बताते हैं कि एक तरफ लोगों की मेहनत की लूट से अमीर बना जाता है, जैसा कि हमने कहानी के पार्ट 4 में देखा था, और अब हम देखेंगे कि लोगों के दुख दर्द और समस्याओं पर अपने अरबों खरबों रुपए के कारोबार खड़े करके कैसे अमीर बना जाता है। वैज्ञानिक रोहन ने पृथ्वी पर घट रही घटनाओं से अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी आधुनिक मशीन के स्क्रीन पर दिखाया कि एक से एक पढ़े लिखे, समझदार और दिमाग वाले लोग बड़ी बड़ी कंपनियों और पैसे वालों को अपना दिमाग और प्रतिभा बेचकर उनके नौकर बनने पर मजबूर हैं। बड़ा पैसे वाला उनको थोड़े से रुपए देकर उनका दिमाग खरीद लेता है और एक से बढ़कर एक दिमागों को अपनी सेवा और चाकरी में लगा लेता है। अब दिमाग वालों के दिमाग समाज और जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि एक पैसे वाले व्यक्ति के फायदे और उसके निजी स्वार्थ के लिए काम करने लगते हैं। यानी दिमाग वालों के पास भी पैसा नहीं है, इसीलिए इतने दिमाग वाले भी अपने दिमाग से दुनिया का भला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना पेट भरने के लिए एक पैसे वाले को अपना दिमाग बेचना पड़ रहा है। वैज्ञानिक रोहन ने अपना कैमरा एक बड़े उद्योगपति की ओर घुमाया, जो खुद 8वीं फेल था, लेकिन एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे और दिमाग वाले लोग उसके यहाँ नौकरी कर रहे थे और दिन रात अपना दिमाग खपाकर इस उद्योगपति का मुनाफा और टर्नओवर बढ़ाने के प्लान बनाने और उन्हें लागू करवाने में लगे हुए थे। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि इस उदाहरण में हमने देखा कि अगर आपके पास दिमाग नहीं है, मेहनत भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आपको दिमाग वाले लोग भी मिल जाएंगे और मेहनत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। इस तरह से ये दुनिया चंद पैसे वाले लोगों के लिए तो ऐशगाह हो गई है और स्वर्ग बन गई है, लेकिन समस्त जनता और पूरी मानव जाति के लिए नरक बन गई है। फिर वो अपनी स्क्रीन का कैमरा उन धन्ना सेठों और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ ले जाते हैं, जो गुप्त मीटिंग्स में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटने और गुलाम बनाने की योजनाएं बना रहे हैं। कुछ बड़े पैसे वालों के खरीदे गए दिमाग इस बात की योजना बनाने में लगे हैं कि कैसे वर्करों से कम तनख्वाह में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक काम करा लें और उनकी मेहनत से बनी चीज़ों को महंगे से महंगे दामों पर जनता को बेचकर भारी मुनाफा लूट लें। वो दिखाते हैं कि लोगों की समस्याओं के कारणों को ढूंढकर उन्हें ख़त्म करने के बजाय लोगों के दुख दर्द, कष्टों, परेशानियों और समस्याओं पर अरबों रुपए के कारोबार खड़े किए जा रहे हैं, संस्थाएं बनाई जा रही हैं। पैसे वालों ने एक से बढ़कर एक दिमागों को खरीदकर इन कारोबारों और संस्थाओं को चलाने और बढ़ाने के काम पर लगा दिया है, जो दिमाग समस्त मानव जाति के कल्याण में काम कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक पैसे वाले के मुनाफे को बढ़ाने में लगे हैं।
वो भी जनता और प्रकृति के विनाश की कीमत पर। उन्होंने दिखाया कि पैसे वाली दुनिया में सारी संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय, सरकारी दफ्तर और मीडिया, ये सब लोगों के भले और कल्याण के लिए नहीं बल्कि लोगों के दुख दर्द, कष्टों और परेशानियों से फ़ायदा उठाने और लूटने के लिए बनाए गए हैं। यही कारण है कि इन संस्थाओं में आने वाले लोग हैरान परेशान हैं। वैज्ञानिक रोहन ने अस्पताल की तरफ अपनी स्क्रीन का कैमरा घुमाया और अस्पताल में आए हुए बीमार लोगों और तीमारदारों के चेहरों को जूम करके दिखाया। सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। लोग इधर से उधर बदहवास होकर दौड़ रहे थे। इसी तरह से उन्होंने शिक्षण संस्थानों, सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाने वालों के चेहरों को दिखाया। सब लुटे पिटे और उदास थे। लोग बीमारियों से इतने परेशान नहीं थे जितने पैसे वाली दुनिया की महंगी चिकित्सा व्यवस्था की लूट और अत्याचार से परेशान और दुखी थे। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि अगर ये सब संस्थाएं वास्तव में लोगों के भले और कल्याण के लिए बनी होती तो यहाँ आने वाले लोगों के चेहरों पर हंसी, खुशी और सुकून होता। लेकिन इन सब संस्थाओं ने तो लोगों के चेहरों से मुस्कान छीन ली है और उन्हें बर्बाद कर दिया है। वैज्ञानिक रोहन ने अपनी स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिखाए जिसमें लोगों के दुख दर्द और कष्टों पर पैसे वालों और उनकी सरकारों द्वारा खड़े किए गए अरबों खरबों के बिजनेस को चलाने के लिए कुछ शातिर दिमाग चर्चाएं कर रहे हैं और जन विरोधी योजनाएं बना रहे हैं। वैज्ञानिक रोहन ने अपनी स्क्रीन का कैमरा सरकार की तरफ मोड़ा जहां ऐसे ही कुछ शातिर दिमाग इस बात पर कानून बनाने की बात कर रहे थे कि अगर अपराध और अन्याय हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, कैसे उस अपराध या अन्याय होने के बाद थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी के ज़रिए अपना अरबों खरबों का व्यापार चलाना है। वैज्ञानिक रोहन कहते हैं कि यहाँ इस बात के लिए चिंतन नहीं हो रहा है कि उन कारणों और परिस्थितियों को ही कैसे समाप्त किया जाए जिसमें अपराध और अन्याय होते हैं, बल्कि अपराध और अन्याय होने के बाद कैसे नियम, कायदे और कानून बनाकर लोगों को लूटा जाए और लोगों की समस्याओं, झगड़ों और विवादों पर कैसे अपना अरबों खरबों रुपए का कारोबार चलाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। यानी खांसी आने के कारण को नहीं दूर करना है बल्कि खांसी आने पर जुर्माना और चालान वसूलने का नियम और कानून बनाना है। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर कुछ सीन दिखाए जिसमें जनता के ही पैसे पर पलने वाली पुलिस कैसे जनता को ही डराने, धमकाने, लूटने, जुर्माने करने और चालान वसूलने में लगी हुई है। दो पक्षों में लड़ाई का भी फ़ायदा उठाकर मोटा माल साफ कर ऊपर तक पहुंचा रही है। वैज्ञानिक रोहन ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि सरकार जानबूझकर ऐसे ऐसे नियम बना रही है कि एक कागज़ के लिए दूसरा कागज़ ज़रूरी है, दूसरे कागज़ के लिए तीसरा कागज़ ज़रूरी है, तीसरे कागज़ के लिए चौथा कागज़ ज़रूरी है, एक कागज़ बनवाने के लिए दूसरा कागज़ ज़रूरी है और दूसरा वाला बनवाने के लिए पहला वाला कागज़ ज़रूरी है। इस तरह से पहले मुर्गी की पहले अंडा वाले नियमों में फंसाकर लोगों के जीवन को पूरी तरह उलझा दिया गया है और परेशान कर दिया गया है। इतने तरह के कार्ड और प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं कि लोगों की आधी ज़िंदगी ऐसे कागज़ बनवाने में और आधी ज़िंदगी उन कागज़ों में करेक्शन कराने में बर्बाद हुए जा रही है। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि पैसे वाली दुनिया की सरकारें जनता से वो दोनों चीज़ें ले लेती हैं जिनसे जनता का विकास और भला होना है, यानी पावर और पैसा। तरह तरह के टैक्स और राजस्व के जरिए जनता का पैसा ले लेती है और वोट के नाम पर जनता की सारी ताकत ले लेती है। और ये दोनों विकास और भले वाली चीज़ों को जनता से ले लेने के बाद कहती है कि अब हम जनता का विकास करेंगे। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि अब आप लोग ही बताइए कि ये जनता के साथ सबसे बड़ा छल और मजाक है कि नहीं। ये बात उसी तरह की है कि किसी से कहा जाए कि तुम अपनी आंखें हमें दे दो और हम तुम्हें रोशनी देंगे। वैज्ञानिक रोहन ने दिखाया कि कैसे ये अमीर गरीब, नौकर मालिक और पैसे वाली दुनिया में
पहले लोगों के जीवन में कष्ट और समस्याएं पैदा की जा रही हैं और फिर उन कष्टों और समस्याओं के ऊपर भारी भरकम धंधे खड़े किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक रोहन ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि पैसे वालों की सरकार एक तरफ तरह तरह के टैक्स, जुर्माने, चालान और राजस्व वसूल कर और महंगाई बढ़ाकर लोगों को गरीब करने का इंतजाम कर रही है। दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण वाली योजनाएं बनाने का ड्रामा करके लोगों को धोखा दे रही है। यानी पहले आदमी को गरीब करना है और फिर उसकी गरीबी दूर करने के नाम पर योजना बनाकर बेवकूफ़ बनाना है। इसी तरह से मिलावटी और ख़राब सामान बिकवा कर, नशा बिकवा कर, जंगल काट कर और मोटर गाड़ियों से शहरों को खचाखच भर कर प्रदूषण की व्यवस्था करके, टेंशन और डिप्रेशन देकर और लोगों को कुदरत से दूर करके तरह तरह से लोगों को बीमार करने का काम किया जा रहा है और बीमार और बीमारियों के कारण पैदा किए जा रहे हैं। इसके बाद लोगों के इलाज के नाम पर मेडिकल माफिया और सरकार द्वारा अस्पतालों, दवाओं और जांचों के जरिए अरबों खरबों रुपए के कारोबार चलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक रोहन ने दिखाया कि काम धंधा चौपट करके, नौकरियां ख़त्म करके, प्राइवेटाइजेशन करके, छोटे व्यापारों को नष्ट करके लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। छोटे क्षेत्रों में बड़ी पूंजी का निवेश करके पहले बेरोजगारों को पैदा किया जा रहा है और फिर रोजगार देने के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। फिर उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए अपनी आधुनिक स्क्रीन पर दिखाया कि सरकार ने 1000 लोगों की वैकेंसी निकाली है। बेरोजगारी और गरीबी का आलम यह है कि 1000 की वैकेंसी पर 10 लाख आदमी ने फॉर्म भरा है। उन्होंने कहा, मान लीजिए सारे खर्चे हटाने के बाद सिर्फ फॉर्म की फीस अगर 100 रुपये है तो 10 लाख से 100 को गुणा कर दीजिए तो 10 करोड़ रुपए होता है। अब अगर मैनेजमेंट पर 1 करोड़ रुपए का खर्च भी मान लें तो 9 करोड़ रुपए सरकार ने बेरोजगारों से भी लूट लिए। हालांकि बाद में पता चलता है कि जो 1000 नौकरियां मिलनी थी वो भी नहीं मिली, क्योंकि सरकार को नौकरी तो देनी नहीं होती, इसलिए सरकार अपने ही किसी आदमी को कोर्ट में खड़ा कर देती है और ये कहकर कि इस भर्ती में धांधली हुई है इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाए और कोर्ट से भर्तियां रद्द करा लेती है। इस तरह बेरोजगारों से भी अरबों रुपए लूट लिए जाते हैं। वैज्ञानिक रोहन ने दिखाया कि किस तरह से खाने पीने के सामान पर भी टैक्स लगाकर भोजन को महंगा कर दिया गया है। दूसरी तरफ संविदा व आउटसोर्सिंग पर भर्तियां करके 5-10 हज़ार की भूखों मरने की तनख्वाह पर करोड़ों युवाओं से काम कराया जा रहा है। इस तरह से पहले लोगों को भूखा मारने की व्यवस्था की जा रही है, फिर उनको राशन देकर बचाने की नौटंकी की जा रही है। वैज्ञानिक रोहन ने दिखाया कि इसी तरह से बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो आपकी बर्बादी के बाद काम करती हैं और आपको बर्बाद करके योजनाओं का लाभ दिलाना भी उनकी जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने अपनी स्क्रीन पर उन बड़े बड़े शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जामों का हाल दिखाया, जहां प्रतिदिन आम जनता घंटों घंटों फंसी रहती है और भारी प्रदूषण होता है। लेकिन ये अपने आप नहीं होता, बल्कि ये समस्या पैसे वालों और सरकार द्वारा ही पैदा की गई है। और इस समस्या से भी किस तरह पैसे वालों और सरकार द्वारा बड़ा फ़ायदा उठाया जा रहा है। वैज्ञानिक रोहन ने उदाहरण दिया कि एक आदमी रोज़ाना 1 घंटा जाम में फंसता है। इसी तरह से पूरे देश में 10 लाख आदमी रोज़ जाम में फंसते हैं। उन्होंने कहा, हम 1 घंटे को 10 लाख आदमियों से गुना करेंगे तो हमारे सामने करीब 1 सदी से भी ज़्यादा का समय होगा। यानी आम जनता की रोज़ाना 1 सदी बर्बाद हो रही है। जहां एक तरफ लंबे लंबे मोटर गाड़ियों के जाम से प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हर दिन देश की 1 सदी बर्बाद हो रही है। वैज्ञानिक रोहन अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि इस भयानक समस्या के कारणों का पता लगाकर उन्हें ख़त्म करने के बजाय लोगों की इस समस्या पर भी फ्लाईओवर बनाकर और मेट्रो ट्रेनें चलाकर अरबों रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया गया है। फिर उन्होंने अपनी स्क्रीन पर उन शहरों को दिखाया जहां 20 साल से पुल बने हुए हैं और मेट्रो चलाई जा रही हैं, लेकिन इन शहरों में
ट्रैफिक जाम का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। फिर भी दूसरे शहरों में मेट्रो लाकर और फ्लाईओवर बनाकर कहा जा रहा है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। वैज्ञानिक रोहन ने अपनी स्क्रीन पर विकासशील देशों में लगने वाले भयंकर जाम के कुछ असली और मुख्य कारण बताए। पहला कारण, उन्होंने दिखाया कि रोज़गार के अभाव में और काम की तलाश में करोड़ों लोग अपना घर परिवार, गांव, ज़मीन छोड़कर बड़े बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जहां का रहने वाला है वहां उसे रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पैसे वालों ने जहां खूब पैसा लूट कर जमा कर लिया है, लोगों को पैसे कमाने के लिए वहीं जाना पड़ रहा है, जिससे 10 लाख की क्षमता वाले शहर में 70 लाख से भी ज़्यादा आदमी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे शहरों में कभी जाम की समस्या हल नहीं हो सकती जब तक कि इस समस्या का मूल कारण दूर नहीं होता, यानी जो आदमी जहाँ का है वहाँ उसे सरलता से रोजगार उपलब्ध हो जाए, जिससे शहरों की तरफ भारी पलायन बंद हो सके। वैज्ञानिक रोहन ने दूसरा कारण अपनी स्क्रीन पर दिखाया। उन्होंने अपना कैमरा विकासशील देशों के उन शहरों पर दौड़ाया जहां सैकड़ों साल पुरानी सड़कें, गलियां और रास्ते हैं, जिन पर तांगा, घोड़ा और बग्गी चला करती थीं, लेकिन अब वहां पर 21वीं सदी की गाड़ियां उतार दी गई हैं जो इन पुराने रास्तों के जाम में फंसकर रेंगा करती हैं। ऐसी जगहों पर लोग एक दूसरे को टक्कर मारकर निकलते हैं, जिससे समाज में झगड़ा और द्वेष फैलता है। जो नई सड़कें बनी भी हैं वो टूटी फूटी और गड्ढेदार हैं। कुल मिलाकर नए ज़माने के वाहनों को चलाने के लिए ना तो वैसे व्यवस्थित शहर हैं और ना ही उनके लिए सड़कें हैं, लेकिन मोटर गाड़ियों की कंपनियों ने ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में यहाँ 21वीं सदी की नई गाड़ियाँ घुसेड़ दी हैं। रास्ते पहली सदी वाले हैं और वाहन 21वीं सदी के। फिर वैज्ञानिक रोहन ने बड़े बड़े जामों का तीसरा कारण बताते हुए अपनी स्क्रीन का कैमरा देसी विदेशी बड़ी कंपनियों की तरफ किया जो मोटर गाड़ियों का प्रोडक्शन कर रही हैं। वहाँ बैठे शातिर दिमाग ये योजना बना रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटर गाड़ियों को बेचकर मुनाफा कमाया जाए। उन्होंने एक सीन दिखाया जहाँ एक 7 स्टार होटल में एक हाई फाई मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में एक शातिर दिमाग बोला, मोटर गाड़ियाँ एक लग्जरी सामान है जो पैसे वाला ही खरीद सकता है, लेकिन समस्या ये है कि पैसे वाले तो थोड़े से ही लोग हैं जो पहले से ही एक से एक महंगी गाड़ियाँ खरीदे पड़े हैं। लेकिन हमारी कंपनी में गाड़ियों का इतना अति उत्पादन हो रहा है कि कोई खरीदने वाला नहीं है। अब हम कहाँ अपना माल बेचें? दूसरा शातिर दिमाग बोला, एक रास्ता है, अगर हमारी गाड़ियाँ आम लोग खरीद लें जिनकी संख्या करोड़ों में है तो हमारा माल भी खप जाएगा और भारी मुनाफा मिलेगा। एक शातिर दिमाग बोला, लेकिन समस्या तो यही है कि आम आदमी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी दाल रोटी का सामान छोड़कर हमारी मोटरसाइकिलें और कारें खरीदे, और ना ही उसे बड़े आदमी की तरह इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत ही है। तो आम और गरीब जनता को हम अपना माल कैसे बेच पाएंगे? तभी बीच में चौथा शातिर दिमाग उठकर बोला, इसका इलाज मेरे पास है। मैं ऐसे लोगों को भी ये मोटर गाड़ियाँ बेच सकता हूँ जो ना तो इनको खरीदने में सक्षम हैं और ना ही इन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। सब शातिर दिमाग एक साथ बोले, वो कैसे होगा? उसने जवाब दिया कि हम अपना सामान लोन पर बेचेंगे, EMI और इंस्टॉलमेंट पर पैसा लेकर बेच लेंगे। हम इस बात का प्रचार करेंगे कि इतना महंगा सामान अब मात्र इतने कम पैसे देकर घर ले जाएं। लोगों में लालच पैदा करेंगे। हम कहेंगे कि जो इकट्ठा पैसा नहीं दे सकता वो थोड़ा थोड़ा करके दे दे। एक शातिर दिमाग ने पूछा, मगर इसमें देर में और टुकड़ों में पैसा मिलेगा, हमारा नुकसान हो सकता है। चौथे वाले शातिर दिमाग ने कहा कि जब हम 1 लाख वाली चीज़ EMI या किश्तों पर बेचेंगे तो 1,10,000 रुपये वसूलेंगे। इसमें भी हमारा ही फ़ायदा होगा। कम से कम हमारा वो माल जो कबाड़ हो चुका है, जिसे कोई ख़रीदने वाला नहीं है, वो तो बिक जाएगा, और वो भी प्रॉफिट के साथ। और सरकार का क्या है? जैसे हमें जनता से मुनाफा कमाना होता है,
वैसे ही सरकार को जनता से टैक्स निकालना होता है। तभी एक शातिर दिमाग ने चिंता जताई और कहा, लेकिन अगर हम इस स्पीड से गाड़ियां बेचते रहे तो शहर के शहर मोटर गाड़ियों से खचाखच भर जाएंगे। कितना प्रदूषण बढ़ जाएगा, कितना डीजल पेट्रोल जलेगा, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगेंगे, बीमारियां फैल जाएंगी और पर्यावरण खराब हो जाएगा। एक शातिर दिमाग बोला, इससे हमें क्या लेना देना, इसके जो भी भयानक और बुरे नतीजे होंगे वो आम जनता झेलेगी। शातिर दिमागों का लीडर बोला, ठीक है, कल से ही मैं इस प्लान को लागू करवाता हूँ। कुछ दिन बाद फिर से शातिर दिमागों की मीटिंग हुई, जिसका विषय था कि हमने शहर के शहर गाड़ियों से भर दिए हैं, जिससे हम तो बहुत मालामाल हो गए हैं, लेकिन अब जिसका डर था वही हो रहा है। हमारी योजना का भयानक असर जनता और पर्यावरण को झेलना पड़ रहा है। अब हमारी करनी के भयानक नतीजे सामने आ रहे हैं। प्रदूषण से बीमारियां फैल रही हैं, टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रहा है, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण को भयानक नुकसान पहुंच रहा है। अब क्या किया जाए? कहीं ऐसा ना हो कि लोग मोटर गाड़ियों का विरोध करने लगें, लोग ये मांग ना करने लगें कि एक संख्या से ज़्यादा वाहनों के चलने पर रोक लगा दी जाए। एक शातिर दिमाग ने कहा, कोई बात नहीं, इसका ठीकरा भी जनता के ही सर फोड़ दिया जाएगा। सरकार से कहकर एक नियम बनवा देंगे कि गाड़ी खरीदने वाले को पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे प्रदूषण कम हो। एक दूसरे शातिर दिमाग ने सवाल किया, ये कैसे हो सकता है? जब इतने ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे और चलाएंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। इससे तो तभी बचा जा सकता है जब ये नियम बन जाए कि एक सीमा से ज़्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा और ना ही शहर में इस सीमा से अधिक वाहन चलेंगे। एक और शातिर दिमाग बोला, हम इस समस्या में भी भारी लाभ कमा सकते हैं और सरकार भी इस समस्या पर अरबों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकती है। हम सरकार से कहकर ऐसा नियम कानून बनवा देंगे कि सिर्फ गाड़ी खरीदना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि समय समय पर उसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग कराते रहना भी ज़रूरी है, जिससे बार बार कस्टमर अपनी गाड़ी लाकर हमसे मेंटेनेंस कराता रहेगा, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम उससे ऐसे ही मेंटेनेंस कराने के लिए कहते तो कभी नहीं कराता, लेकिन जब सरकार नियम बना देगी कि पर्यावरण के लिए और प्रदूषण कम करने के लिए बार बार सर्विसिंग और मेंटेनेंस कराते रहना ज़रूरी है, नहीं तो चालान और जुर्माना होगा, तो मजबूरी में उसे मेंटेनेंस और सर्विसिंग का रुपया खर्च करना पड़ेगा, जिससे हमारी कंपनी का बहुत फ़ायदा होगा। सरकार प्रदूषण का कागज़ बनाएगी, जिसमें सरकार भी रुपया वसूलेगी। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनका चालान और जुर्माना होगा, जिसमें भी कंपनी और सरकार का ही फ़ायदा होगा। इसके बाद एक दिन ऐसे ही शातिर दिमागों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें ये प्लानिंग बनाई जा रही थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटे स्तर के टेम्पो, टैक्सी और रिक्शा वालों को, यानी सार्वजनिक और लोकल साधनों यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चौपट करना है, ताकि प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा बिकें। इस मीटिंग में सारे शातिर दिमागों ने मिलकर तय किया कि पब्लिक और लोकल ट्रांसपोर्ट को बर्बाद करने के लिए हमें सरकार से ये 5 काम कराने हैं। पहला तो सरकार से ये नियम बनवाना है कि लोकल टेम्पो, रिक्शा, टैक्सी वालों के स्टैंड शहर से हटवाए जाएं। दूसरा कानून बनवाना है कि लोकल टैक्सी, टेम्पो और रिक्शा वालों के ज़्यादा से ज़्यादा चालान और जुर्माने कराए जाएं। तीसरा, सरकार के जरिए पब्लिक और लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़वा दिया जाए और सुविधाएं घटिया क्वालिटी की कर दी जाएं। चौथा, निजी वाहनों के लिए तो जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाए, लेकिन सार्वजनिक वाहनों के लिए कोई पार्किंग और स्टैंड नहीं होंगे। पांचवा काम ये करना है कि सार्वजनिक वाहनों के लिए लोन, बीमा, परमिट और बाकी कागज़ बनवाने वाली प्रक्रियाओं को बहुत मुश्किल कर देंगे, उनके रूट्स को बैन करवा देंगे। एक शातिर दिमाग ने कहा कि हमें उक्त योजना पर जल्द ही काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि प्लान लागू होने पर धीरे धीरे अपने आप लोकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर लोग पूरी तरह निजी वाहनों पर निर्भर हो जाएंगे। वैज्ञानिक रोहन ने कहा,
आजकल नई नई गाड़ियाँ और कारें खरीदना ही विकास माना जाता है, जबकि असल में ये विनाश है। उन्होंने समझाया, एक आदमी पहले टेम्पो और बस से सफ़र करता था और रोज़ करीब 50 रुपये किराए में खर्च करता था। इस हिसाब से 10 साल में वो करीब 1,82,000 रुपये खर्च करता। लेकिन जब उसने 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीद ली तो वो रकम जो धीरे धीरे खर्च होती वो एक साथ ही चली गई। इसके बाद अगले 10 सालों में पेट्रोल पर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हुआ और सर्विसिंग और मेंटेनेंस पर लगभग 50,000 रुपये, यानी कुल मिलाकर 10 साल में 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये खर्च सिर्फ 1,82,000 होता। मतलब प्राइवेट गाड़ी से कोई बचत नहीं हुई, बल्कि खर्च ज़्यादा हो गया। इसके अलावा पहले वो आराम से बैठकर सफ़र करता था, अब खुद ड्राइवर बनकर गाड़ी चलानी पड़ती है। और सोचिए, पहले जब वो सार्वजनिक वाहन से सफ़र करता था तो उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर और उसके परिवार का भी पेट भरता था। अब उसका वो रोज़गार भी छिन गया। यानी निजी वाहनों की भरमार ना तो आम लोगों के हित में है, ना समाज के और ना ही प्रकृति के। लेकिन कुछ मुनाफाखोर कंपनियों ने सरकार की मदद से इन्हें ज़बरदस्ती फैला दिया है, जिससे इंसान और प्रकृति दोनों का विनाश हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि रोड पर अतिक्रमण भी तो एक कारण है ट्रैफिक जाम लगने का। वैज्ञानिक रोहन ने बताया कि अतिक्रमण का कारण भी पैसे वाली दुनिया है। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि दरअसल लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि लोग तो अपने हिसाब से जी ही रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में सड़कें बिछा दी गईं और उन पर गाड़ियां दौड़ा दी गईं। इस तरह से लोगों के जीवन और उनके बीच में सड़क ने आकर अतिक्रमण कर लिया, ना कि लोगों ने सड़क का अतिक्रमण कर लिया। उन्होंने कहा, लोगों का जीवन यापन ज़्यादा ज़रूरी है या महंगी कारें सड़क पर चलना ज़्यादा ज़रूरी है। वैज्ञानिक रोहन ने बताया कि अतिक्रमण भी 2 तरह के हैं। एक तो पैसे वाले और सरकार मिलकर खुद लगाते हैं। सरकार अपने कार्यक्रमों के दौरान या वीआईपी लोगों के आने जाने के दौरान रास्ते ब्लॉक करवा देती है। उन्होंने बड़े बाज़ार का एक सीन दिखाया जहां करोड़पति लोगों की दुकानें थीं। उन्होंने कैमरा जूम करके दिखाया कि पैसे वाले बड़े दुकानदार ने पहले अपनी दुकान का सामान सड़क तक फैला दिया। इसके बाद उसने सामान के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उसके आगे कस्टमर या सामान उतारने लादने वाली गाड़ियां खड़ी हो गईं, जिससे सड़क पर चलने के लिए जगह ही नहीं बची। ट्रैफिक पगडंडी जितनी जगह में रेंगता रहा, लेकिन यहाँ कोई पुलिस और कानून नहीं आया। यही कोई गरीब और आम आदमी सड़क पर अपनी गाड़ी लगा दे या कोई रिक्शा टेम्पो वाला खड़ा हो जाए तो उसको पुलिस का डंडा मिलता है और चालान और जुर्माने हो जाते हैं। वैज्ञानिक रोहन ने कहा, दूसरे तरह के अतिक्रमण के लिए भी पैसे वाली दुनिया और उसकी सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने दिखाया कि रोजगार के अभाव में गरीब आदमी को सड़क पर दुकान लगाकर बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी जुटानी पड़ रही है। उन्होंने दिखाया कि हर समय रेहड़ी पटरी वालों से नगर निगम और पुलिस वाले वसूली करते रहते हैं। इसके बाद भी सरकार और कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें हज़ारों गरीब रेहड़ी पटरी वालों, ठेले वालों की दुकानें और सामान उठाकर जब्त कर लिया जाता है। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर सरकार ने लोगों को अच्छे रोजगार उपलब्ध कराए होते तो उन्हें क्या ज़रूरत थी इतनी परेशानी उठाकर रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने की। वैज्ञानिक रोहन ने कहा, इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए कोई नहीं आया और जब इन्होंने जैसे तैसे अपनी जीविका का एक जरिया बनाया तो उसे उजाड़ने और बर्बाद करने के लिए पैसे वाली दुनिया का सारा शासन प्रशासन और सरकार लग गई। फिर भी कुछ लोगों ने सवाल किया कि लोगों ने सरकारी ज़मीन और सड़क पर अवैध कब्जा किया है, ज़मीन तो सरकार की है तो वो ज़मीन खाली कराएगी ही। फिर ऐसे लोगों को वैज्ञानिक रोहन ने जवाब दिया कि आपका ये सवाल भी पैसे वालों के दुष्प्रचार के कारण पैदा हुआ है और एक तरह की दिमागी गुलामी का प्रमाण है। वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि ज़मीन सरकार की कैसे हो गई और सरकार की मालिक यानी जनता ज़मीन पर अवैध कब्जेदार कैसे हो गई। जनता से तो कहा जाता है कि पहले मेहनत करो, फिर पैसा कमाओ,
फिर उस पैसे से ज़मीन मकान खरीदो और उसमें भी सरकार को लाखों रुपए का स्टाम्प शुल्क और राजस्व दो। तब ज़मीन मकान की रजिस्ट्री होगी और तब बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति ज़मीन का मालिक बन पाएगा। लेकिन सरकार बिना मेहनत के, बिना पैसे के, बिना खरीदे, बिना रजिस्ट्री के ज़मीनों की मालिक कैसे बन गई? और बन ही नहीं गई, बल्कि देश और सरकार की असली मालिक यानी जनता से ज़बरदस्ती ज़मीन खाली कराने और छीनने का भी अधिकार कैसे सरकार को हासिल हो गया? क्या ये तानाशाही नहीं है? वैज्ञानिक रोहन ने कहा कि हमने आज देखा कि पैसा ना दिमाग से आ रहा है और ना मेहनत से, बल्कि पैसा आ रहा है एक तरफ मेहनत करने वालों की मेहनत को लूट कर और दूसरी तरफ लोगों के जीवन में दुख, दर्द, कष्ट और समस्याएं पैदा करके और फिर उन पर बड़े बड़े कारोबार खड़े करके। यही है पैसे वाली दुनिया का सच। दोस्तों, इस कहानी के 7वें पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक रोहन ने उन लोगों को क्या जवाब दिया जिन लोगों ने डॉक्टर रोहन को समझाया कि देखिए आज विकास कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आधुनिक मशीनें आ गई, कितना विकास हो गया, और आप कह रहे हैं कि अमीर गरीब वाली दुनिया में विकास संभव नहीं है।